के तो क्या हरक सिंह रावत भी उस मुहाने पर हैं? तो जो प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों की दावेदारी कांग्रेस में कर रहे हैं, वो भी बीजेपी के जाल में फंस जा रहे हैं। कांग्रेस को एक सबसे बड़ा झटका और लगने वाला है। इस पूरी पालाबदल में अनिल बलूनी की कितनी भूमिका रही होगी? वहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होते हैं। नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस में आपने कई बार देखा होगा कि बैट्समैन तू चल मैं आया तर्ज पर बैटिंग करते हैं। अगर बहुत याददाश्त पर जोर देना नहीं चाहते तो इसी साल जनवरी में हैदराबाद में भारत और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था उसको आप याद कर सकते हैं, जब एक के बाद एक अंग्रेज आउट होते चले गए थे। कुछ इसी अंदाज में जब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले ही फेज में वोटिंग होनी है, उसी दौरान देखने को मिल रहा है कि कांग्रेसी एक के बाद एक, यानी तू चल मैं आया अंदाज में पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भुवन चंद खंडूड़ी के पुत्र मनीष खंडूड़ी की बीजेपी में ज्वाइनिंग की तस्वीरें अखबारों से हटी नहीं थी। उसके बाद उत्तरकाशी से कांग्रेस के कद्दावर नेता विजयपाल सजवाण भी बीजेपी में चले गए, साथ में पूर्व विधायक मालचंद को भी लेकर चले गए। उसके अलावा फिर किसी ने कहा कि धन सिंह नेगी जो चुनाव से पहले 22 के चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, जब किशोर उपाध्याय को बीजेपी ने टिकट दे दिया, धन सिंह नेगी का टिकट काट दिया, तो वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस से लड़े, उसके बाद अब वो भी वापस बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को तब लगा जब बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी पत्नी रंजना भंडारी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, उनको सरकार ने बर्खास्त भी किया। पिछले दिनों 2 बार हुआ, वो स्टे लेकर के आई, फिर उनको बर्खास्त किया गया। वो भी आज दिल्ली में जाकर के एक तरह से बीजेपी का पटका पहन लेते हैं, बीजेपी ज्वाइन करा लेते हैं। अनिल बलूनी वहां मौजूद रहते हैं, जो पौड़ी से बीजेपी के सांसद हैं। बद्रीनाथ जो विधानसभा क्षेत्र है वो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। आप समझ सकते हैं इस पूरी पालाबदल में अनिल बलूनी की कितनी भूमिका रही होगी। वहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होते हैं, उसके अलावा दूसरे केंद्रीय और राज्य के नेता भी होते हैं। ये आखिर एक के बाद एक हो क्या रहा है? जिस तरह से कांग्रेस में रेस लगी हुई, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में एक सबसे बड़ा झटका और लगने वाला है कुछ ही घंटों में, या समझिए कुछ ही दिनों में। यहां तक पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा है कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिनकी टिकट को लेकर के सीईस यानी कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव एजेंसी समिति है वो जिस पर मंथन कर रही है, उस नाम पर, वो नाम भी बीजेपी कॉरिडोर्स में ये चर्चा चल रही कि किसी भी समय वो आदमी पाला बदल करके बीजेपी में जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस उत्तराखंड में बीजेपी को टक्कर देने की बात करती है। 2014 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव, दोनों चुनाव में बीजेपी ने व्हाइट वॉश किया। 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती है। मोदी लहर 14 में जो बनी थी वो 17 के विधानसभा चुनाव में दिखी, 19 के लोकसभा चुनाव में फिर रिपीट होती है, और उसके बाद वो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दिखती है। और अब 2024 के चुनाव से पहले किस तरह का उत्तराखंड में बीजेपी को लेकर, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह का एक तरह से करंट हो सकता है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस के चुने हुए विधायक हैं, कई कई बार के विधायक हैं, जिनको कांग्रेस की सरकारों में मंत्री बनाया गया, वो लोग पाला बदल रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे? कुछ लोगों ने कहा कि साहब ईडी सीबीआई के डर से कांग्रेसी लोग जा रहे हैं, लेकिन राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में जाने को लेकर क्या डर था? कुछ लोगों ने कहा कि भाई गणेश गोदियाल को पौड़ी गढ़वाल से टिकट दे दिया, इसलिए मनीष खंडूड़ी चले गए, इसीलिए राजेंद्र भंडारी भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी। लेकिन एक विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उसके अलावा जिस तरह से ये कहा गया कि उनकी जो पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, उनको उन पर जो एक तरह से पद और अधिकारों के दुरुपयोग के मामले में जो धामी सरकार ने जो एक्शन लिया था, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती थी। ये क्या एक वजह है जिसके चलते राजेंद्र भंडारी जाते हैं, या फिर दूसरी बड़ी वजह और क्या हो सकती है? क्या वो चुनाव लड़ने को लेकर के इतना ज्यादा गंभीर थे? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। आप कल्पना करिए कि जो विधायक बीजेपी के जो इस वक्त मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, हालांकि वो अब राज्यसभा भी चले गए हैं, तो विधानसभा चुनाव से बहुत उनको मतलब नहीं, 6 साल के लिए वो संसद के ऊपरी सदन में, लेकिन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को महेंद्र भट्ट को हरा करके विधानसभा पहुंचे हैं, वो विधायक भी बीजेपी चले गए। तो क्या पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा है कि अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, उसके बाद बलूनी ने ये पहला एक तरह से ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस को झटका दिया है, क्योंकि राजेंद्र भंडारी ले दे करके एक विधायक कांग्रेस के इस संसदीय क्षेत्र में नजर आ रहे थे, उनका विकेट भी गिर गया है।
ये अपने आप में कांग्रेस की जो लोकसभा चुनाव को लेके तैयारियां हैं और जो अंदर ही अंदर जो कांग्रेस में खटराग चल रहा है, उसकी एक तस्वीर दिखाती है, उसकी एक बानगी पेश करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से कांग्रेस में टूट के एक नई पटकथा तैयार है, जिसका अंदेशा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में उससे भी ज्यादा कांग्रेसी कुनबे में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हरक सिंह रावत की पुत्र वधु ने कांग्रेस से रिजाइन किया है, उनके समर्थक एक दो और नेता भी कांग्रेस से रिजाइन कर चुके, तो क्या हरक सिंह रावत भी उस मुहाने पर हैं जहां से वो कांग्रेस से किनारा करने वाले हैं? क्योंकि ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हरक सिंह रावत है, उनके घर पर जिस तरह से रेड हुई थी उसके बाद से किस तरह से वो जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से वो चुनावी ताल ठोक रहे थे, गाहे बगाए आए दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत में जो एक तरह जुबानी जंग देखने को मिल रही थी, उस पर ब्रेक लग जाता। तो क्या बीजेपी ने तीर निशाने पर मार दिया था हरक सिंह रावत को लेकर के, जिस तरह पाखरो और दूसरे मसलों में हरक सिंह रावत की गर्दन तक केंद्रीय जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कांग्रेसी दिल्ली के जो कॉरिडोर से वहां चर्चा ये है कि जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल में भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, बीजेपी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो क्या हरिद्वार में सीरियसली हरक सिंह रावत के नाम को कंसीडर किया जा रहा है? वहां से 2009 में हरीश रावत सांसदी की नुमाइंदगी कर चुके, केंद्र में मंत्री भी रह चुके। 2014 में कांग्रेस हार गई थी, हरीश रावत की पत्नी लोकसभा का चुनाव हारी थी। 2019 में भी कांग्रेस चुनाव हार गई थी। अब 2024 में शुरुआत में हरक सिंह रावत जब हरिद्वार की तैयारी कर रहे थे, खम ठोक रहे थे, उस दौरान हरीश रावत भी बहुत तेजी से हरिद्वार से अपनी एक तरह से सियासी पारी को नई गति देने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि 2019 में वो नैनीताल लोकसभा क्षेत्र चले गए थे। लेकिन जिस तरह से हरक सिंह रावत का एक तरह से पूरी जो कवायद थी उसकी हवा एक छापे, ईडी के छापे ने निकाल दी। उसके बाद हरीश रावत की भी चुनाव लड़ने की जो अनिच्छा है वो बार बार गाहे बगाए आ रही है, और वो अपने पुत्र वीरेंद्र रावत का नाम आगे कर रहे हैं, जो कांग्रेसी सूत्रों के अनुसार है कि 3 नामों पर चर्चा हो रही है। करण माहरा भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो रानीखेत से विधानसभा का चुनाव 2022 में हार गए थे, हालांकि उसके बाद भी कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उनके नाम पर भी कांग्रेस चर्चा कर रही है हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से। उसके अलावा हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत के नाम पर भी चर्चा है, और तीसरा जो नाम है वो हरक सिंह रावत का नाम है। लेकिन हरक सिंह रावत को लेकर के कांग्रेसी कॉरिडोर्स में चर्चा इसी बात को लेकर कि जब उनकी पुत्री और उनके समर्थक आए दिन कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे, तो हरक सिंह रावत के अब कांग्रेस में और कितने दिन? तो क्या राजेंद्र भंडारी के बाद, मनीष खंडूड़ी के बाद या विजयपाल सजवाण के बाद जो कांग्रेस में टूट का सिलसिला है वो थमने वाला है? यहां तक चर्चाएं हैं कि कुमाऊं से कांग्रेस के 1 से 2 विधायक और हैं जिनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या समझा जाए कि आने वाले दिनों में कुछ और विकेट गिर सकते हैं? क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में कमजोर नहीं है, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव में आप अंदाजा लगाइए, जो कांग्रेस और बीच के बीजेपी के बीच का जो वोट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। 61% से ज्यादा वोट बीजेपी 2019 में लेकर के जाती है, कांग्रेस में 40-41% वोट पर ही रह जाती है। यानी 20-21% वोटों का डिफरेंस है दोनों दलों में, हार और जीत का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। बावजूद उसके बीजेपी एक एक करके कांग्रेस के कैंप से जो नेता, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे मौजूदा विधायक राजेंद्र भंडारी की तरह हो, चाहे पूर्व प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी की तरह हो, जो भी कांग्रेस की तरफ से छोड़ करके बीजेपी की तरफ आना चाहता है उसको लाया जा रहा है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, और उसके लिए एक तरह से भगवा पटका तैयार है। बीजेपी देहरादून पार्टी कार्यालय में भी और केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में तो है ही। जिस तरह राजेंद्र भंडारी ने दिल्ली में जाके पटका पहना, वो देहरादून ज्वाइन नहीं कर पाए। कैसे ज्वाइन करते? आखिर उन्होंने महेंद्र भट्ट को हराया था और वहीं उन्हीं की पार्टी में वो आ रहे हैं। ये चीज महेंद्र भट्ट को भी कुछ समय के लिए असहज कर सकती है, हालांकि वो अब 6 साल के लिए राज्यसभा की राजनीति करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के राजेंद्र भंडारी की कांग्रेस से टूट और बीजेपी में आने से अनिल बलूनी की ताकत और बढ़ी है, और ये मैसेज कहीं कि अनिल बलूनी देने में कामयाब रहे हैं कि वो पौड़ी गढ़वाल चुनाव को लेकर बेहद गंभीरता से अपने सधे हुए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस में जहां जहां उन्हें लूपहोल्स नजर आएंगे, जहां जहां सुराख नजर आएंगे, वहां वो चोट करने की कोशिश करेंगे। आप कल्पना करिए, पूरे संसदीय क्षेत्र के मजबूत विधायक को आज अनिल बलूनी तोड़ करके ले गए हैं। ये अपने आप में बड़ा मैसेज है। उससे बड़ा मैसेज तब निकल सकता है अगर हरक सिंह रावत ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया। जो जानकार सूत्र हैं वो बताते हैं कि हरक सिंह रावत
अब कुछ दिनों के कांग्रेस में मेहमान है, जिस तरह से उनकी पुत्र वधु ने, क्योंकि हरक सिंह रावत ने अपनी पुत्र वधु अनुकृति गुसाई के लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल सेक्रीफाइस किया 2022 के चुनाव में। वो बीजेपी छोड़कर जब कांग्रेस में जाते हैं तो वो खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं और अपनी पुत्र वधु को विधानसभा चुनाव लड़वाते हैं। हालांकि अलग बात है कि वो महंत दिलीप रावत के मुकाबले जीत नहीं पाती हैं और चुनावी शिकस्त खाती हैं, लेकिन हरक सिंह रावत ने बड़ा पॉलिटिकल सेक्रीफाइस किया था। अब जब ये ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के गिरफ्त में हरक सिंह रावत है, तो वो कितने दिन तक कांग्रेस में रहते हैं, यही सवाल उठ रहा है। और ये कितने बड़ा एक तरह से सियासी प्रहसन का विषय होगा कि अगर हरक सिंह रावत को ही कांग्रेस हरिद्वार से टिकट देती है और वो बीजेपी की तरफ जाते नजर आते, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की स्थिति होगी। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। इसीलिए हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब की बार 5 लाख पार। आप कल्पना करिए, उत्तराखंड में बीजेपी अब इस नारे को आगे बढ़ा रही है कि कांग्रेस से हमें जीतना नहीं है, हमारी जीत का अंतर कितना होगा। 2019 में जीत का अंतर 2,33,000 से लेकर के करीब 3,40,000 वोटों का था। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इसे हम 5 लाख पार लेकर के जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रही है। और कांग्रेसी विधायक तक, जो मजबूत विधायक है, जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार भी मानते रहे, राजेंद्र भंडारी तो नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी भी कर रहे थे, तो जो प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों की दावेदारी कांग्रेस में कर रहे हैं, वो भी बीजेपी के जाल में फंस जा रहे हैं और आसानी से बीजेपी की तरफ चले जा रहे हैं। किसी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप थे, पत्नी को लेकर के वो फंसे हुए थे, इसलिए वो बीजेपी में गए। वजह जो भी रही हो, लेकिन कांग्रेस में एक तरह भगदड़ मची हुई है और स्थिति क्रिकेट की उस टीम की तरह है कि जब आक्रामक बल्लेबाज है तो एक के बाद एक बैट्समैन शून्य पर 1-2 रन पे आउट हो रहा है, तो यानी कि तू चल मैं आया वाली तर्ज पर कांग्रेस में भगदड़ मची है। ये बताता है कि जो अंजाम होने वाला, जो 4 जून को जो उत्तराखंड से लेकर कम से कम जो नतीजा आने वाले हैं, उसकी तस्वीर अपने आप में आए दिन जो कांग्रेसी नेता बीजेपी मंच पर पटका पहनते हुए नजर आ रहे हैं, उससे आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति रहने वाली है कांग्रेस की उत्तराखंड में। नमस्कार।